हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर होम एजुकेशन। आप सभी का होम एजुकेशन में स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी फैमिली लाइफ साइकिल यानी कि पारिवारिक जीवन चक्र के बारे में। पारिवारिक जीवन चक्र में ही आपने पढ़ा होगा संसाधन के बारे में यानी कि रिसोर्स के बारे में कि परिवार के क्या क्या रिसोर्स की ज़रूरत होती है, मानवीय संसाधन क्या होते हैं, अमानवीय संसाधन क्या होते हैं, ग्रासम कैंडल ने किस किस के बारे में क्या क्या कहा है, निकोलम डार्सी ने क्या कहा, बहुत सारा आपने टॉपिक पढ़ा होगा। अगर आप क्लास नहीं देखे हो रिसोर्स का तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से क्लास को प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि वहां से क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं। पिछली बार जब एग्जाम हुआ था तो वहां से भी क्वेश्चन बना था, यानी कि कोई ऐसा एग्जाम नहीं होम साइंस का जहां से रिसोर्स के बारे में क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो क्लास को देख लेना क्योंकि वहां से बहुत सारी आपको नॉलेज मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं पारिवारिक जीवन चक्र के बारे में। क्लास को शुरू करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हम क्लास को तब तक शुरू करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं पारिवारिक जीवन चक्र के बारे में। देखो, हम सभी जानते हैं कि हमारा परिवार क्या होता है, एक संगठन बन के रहता है। बहुत सारे लोग परिवार में ज्वाइंट होते हैं, जैसे दादा दादी हो गए, उसके अलावा हो गए आपकी चाची चाचा हो गए, आपके भाई बहन होते हैं, आपके माता पिता होते हैं, आप खुद भी एक परिवार का हिस्सा रहते हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आप जैसे छोटे होते हैं जैसे ही आपका परिवार का निर्माण हो जाता है, आप जब आपकी शादी हो जाएगी तभी आपका परिवार का निर्माण होता है। पहले हम आपको यहाँ पे पढ़ के सुना देते हैं, यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। यहाँ पे लिखा है, परिवार का आरंभ विवाह संस्कार से होता है। इसमें युवक युवती विवाह कर एक नए परिवार का आरंभ करते हैं। विवाह के पश्चात संतान का जन्म होता है, उनका पालन पोषण शिक्षा दीक्षा देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाते हैं और संतान बाद में अपना अलग अलग परिवार बना लेते हैं। वह पति पत्नी अकेले रह जाते हैं और यह जीवन चक्र प्रत्येक परिवार में चलता रहता है। इसी चक्र को ही क्या कहा जाता है, पारिवारिक जीवन चक्र कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे ही स्लाइड में लिखा है पारिवारिक जीवन चक्र कहते किसे हैं। अगर हम आपको सिंपल फॉर्म में बताना चाहें कि पारिवारिक जीवन चक्र किसे कहते हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि परिवार का शुरुआत कब होता है, तो परिवार का शुरुआत तब होता है कि जब आपकी शादी होती है। यानी कि कोई युवक है, कोई युवती है, जब उसकी शादी हो जाती है, शादी होने के बाद उसका जो संतान उत्पत्ति होती है, यानी कि कोई बालक उसका जन्म हुआ है, बालक को क्या करते हैं, पढ़ाते हैं लिखाते हैं, उसको अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, यानी कि वो अच्छा नागरिक बनाते हैं। उसके अलावा उसको जो भी पढ़ाई करनी होती है, यानी कि वो पाठशाला में जाता है, उसके बाद में विद्यालय में जाता है, महाविद्यालय में जाता है, वह जो बनना चाहता है बन जाता है। उसके अलावा वो जो बालक होता है पढ़ करके अपना आत्मनिर्भर बन जाता है। माता पिता का वहीं पे कार्य रुक जाता है, यानी कि जब बालक आत्मनिर्भर हो जाता है तो जो माता पिता होते हैं वो गाँव में ही, यानी कि जहाँ उसका अस्थायी रहन सहन होता है वहीं पे रह जाते हैं। लेकिन जो बालक होता है अपना जो आत्मनिर्भर होकर के वो अपना अलग रहने लगते हैं। यही क्या होता है, पारिवारिक जीवन होता है। यानी कि जैसे कि अब बालक को आप पढ़ा लिखा दिए हो तो बालक की जब शादी हो जाएगी वो अपना परिवार बनाना शुरुआत कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो परंपरा होती है हर जो घर होता है, यानी कि हर परिवार में यही चलता रहता है कि आप परंपरा होती है, यानी कि हर परिवार में चलती रहती है। परिवार अपना को अलग अलग तरीके से बनाते चले जाते हैं। तो अभी तक आपने इस स्लाइड में समझा कि पारिवारिक जीवन चक्र कहते किसे हैं। देखो, अभी तक आपने पीछे देखा पारिवारिक जीवन चक्र कहते किसे हैं। तो पारिवारिक जीवन चक्र सामान्यतः जो हर परिवार में होता है वही हर परिवार में, ऐसा नहीं होता कि हर परिवार की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। हर परिवार में वही चला आता है कि संतान होता है, संतान को पढ़ाया लिखाया जाता है, उसको आत्मनिर्भर बनाया जाता है। उसके बाद में जो माता पिता होते हैं वो सेवानिवृत्ति में लग जाते हैं। तो हर परिवार में वही समान होता है। अब यहाँ पे देखिएगा लिखा है इस स्लाइड में पारिवारिक जीवन चक्र को किन्होंने अपनी अपनी तरीके से बताने की कोशिश की, यानी कि किन किन अवस्थाओं में बताया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पारिवारिक जीवन चक्र को संशोधित किया था। किन्होंने किया था, तो बिगलो ने क्या किया था, संशोधित किया था। यानी कि संशोधित किया यानी कि एक बार बन चुका है अवस्थाएं, उसके बाद में क्या होता है, बिगलो ने किया है। सबसे पहले किसने किया था, तो सबसे पहले किया था 1920 में एक इंग्लिशमैन राउंट्री जी थे, इन्होंने क्या किया था, संशोधित किया था। ठीक है,
तो आपसे 1920 यानी कि रॉन्ट्रे जी के बारे में नहीं पूछा जाता है, आपसे सिर्फ पूछा जाता है कि बिगलों ने कितनी प्रकार की अवस्थाओं की बात की है, तो उन्होंने की है 3 प्रकार की। पहली अवस्था होती है प्राथमिक अवस्था होती है, दूसरी अवस्था होती है विस्तृत अवस्था, तीसरी हमारी अवस्था होती है संकुचित अवस्था होती है। ठीक है, यानी कि आपसे पूछ लिया जा सकता है कि पारिवारिक जीवन चक्र को कब संशोधित किया गया था, तो 1930 में किया गया था। किन्होंने किया था, तो बिगलों ने किया था। कितनी प्रकार की अवस्थाओं की बात की, तो 3 प्रकार की अवस्थाओं की। क्या क्या नाम था उनकी अवस्थाओं को, तो प्राथमिक अवस्था, दूसरी होती है विस्तृत अवस्था, तीसरी हमारी होती है संकुचित अवस्था होता है। यानी कि देखो अभी अभी ने पीछे आपने देखा ना कि एक युवक होती है, युवती होती है, विवाह होता है, बच्चा पैदा होता है, उसके बाद उसको पढ़ाया लिखाया जाता है, अच्छा नागरिक बनाया जाता है, उसको आत्मनिर्भर बनाया जाता है। परिवार की शुरुआत तो ऐसे ही होती है और ऐसे खत्म ही होती है। तो अब यहाँ पे देखने वाले हैं कि अवस्थाओं को कौन कौन से, यानी कि कब बच्चा बड़ा होता है, कब परिवार की शुरुआत होती है, कब परिवार खत्म होता है, यानी कि माता पिता कब अपने यानी कि उनका जो कार्यभार होता है कब उनका हल्का हो जाता है, कब उनका मतलब ज़्यादा होता है, कब स्लो होता है, कब शुरुआत होता है। तो अब इन अवस्थाओं के द्वारा आप पढ़ सकते हो। तो अब शुरू करते हैं कि पारिवारिक जीवन की जो अवस्थाएं होती हैं क्या क्या होती हैं। ठीक है, उससे पहले हम आपको बताएं कि पारिवारिक जीवन चक्र को जो बिगलो जी ने थे, बिगलो ने संशोधित किया क्या 1930। तो इन्होंने जब एक बार तो संशोधित किया, उसके बाद में भी इन्होंने क्या किया था, बिगलो ने इन 3 अवस्थाओं को आगे चल करके और संशोधित किया। तो कितना संशोधित किया, इन्होंने 9 उप अवस्थाओं की बात की, यानी कि 3 प्रकार के अवस्थाओं की बात करी, 9 प्रकार के यानी कि 9 उप अवस्थाओं की बात की। लेकिन 9 उप अवस्थाओं को नहीं माना जाता है, सिर्फ कितना माना जाता है, सिर्फ माना जाता है 8 अवस्थाओं की माना जाता है। हम एक एक करके आपको बताते हैं कि 8 प्रकार की उप अवस्थाएं कौन होती हैं। तो पहला होता है गृहस्थी जमाना, दूसरा हमारा होता है बच्चों के पालन पोषण और उनका पूर्व प्राथमिक शाला जाने तक। उसके बाद में तीसरा हमारा होता है प्राथमिक शाला होता है, चौथा होता है उच्च माध्यमिक शाला होता है, अगला हमारा होता है महाविद्यालय, उसके बाद में होता है बच्चों का आत्मनिर्भर होना, फिर अगला होता है आर्थिक संपूर्ति का समय, और लास्ट में होता है अवकाश ग्रहण काल होता है। यानी कि 9 प्रकार की उप अवस्थाएं होती हैं। तो 9 प्रकार की अवस्थाओं को नहीं पढ़ा जाता है, यानी कि नहीं माना जाता है, सिर्फ 8 प्रकार की उप अवस्थाओं को माना जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि बिगलो ने किन प्रकार के यानी कि कितने प्रकार की उप अवस्थाओं की बात की है, तो आप 9 भी लगा सकते हो, आप 8 भी लगा सकते हो। ठीक है, उसके अलावा 3 प्रकार की क्या होती हैं, अवस्थाएं होती हैं। अब हम एक एक करके समझते हैं कि पहला प्राथमिक अवस्था कहते किसे हैं। अब यहाँ पे हम आपको बता दें कि प्राथमिक अवस्था कहते किसे हैं। तो प्राथमिक अवस्था अगर आपसे पूछा जाए कि इस अवस्था में क्या क्या होती है, तो पहले हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। इस अवस्था में परिवार का गठन होता है, यह 2 लोगों के मिलन से शुरू होता है, पहले बच्चे के जन्म तक चलता रहता है। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, साथ साथ अपना परिवार, जीवन शैली और अन्य चीजों को भी जान पाएंगे। ठीक है, यानी कि प्राथमिक अवस्था कहते किसे हैं, तो अगर कोई युवक है, कोई युवती है, उनकी विवाह नामक संस्कार हो गया है, उसके बाद में प्रथम जो बच्चा होता है जब उसका उत्पन्न हो जाता है, उसके बाद में यह अवस्था खत्म हो जाती है। शुरुआत कब होती है, जब कोई लड़की की शादी होती है, उसके बाद में खत्म कब होता है, जब बालक का जन्म हो जाता है, यानी कि पहला बच्चा का जब जन्म होता है तब होता है ये। यानी कि अलग अलग बुक में अलग अलग आप पढ़ोगे, कभी कभी आपको पढ़ने को मिलता है कि जो प्राथमिक अवस्था कहते हैं, प्राथमिक अवस्था का परिभाषा लिखा रहता है कि जब किसी के परिवार में रहते, यानी कि कोई माता पिता है तो उसमें आप बालक बन के रहो। ठीक है, तो ये होता है प्राथमिक अवस्था। लेकिन किसी किसी बुक में आपको पढ़ने को मिलेगा कि प्राथमिक अवस्था उसे कहते हैं कि जब कोई युवक है, कोई युवती है, उसकी शादी हो गई है, पहला बच्चा हो गया है, तो उसे कहा जाता है प्राथमिक अवस्था। तो आप दोनों को ही याद रखे रहना, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से लिखा रहता है। हमने आपको दोनों बताने की कोशिश की है। यानी कि प्रारंभिक अवस्था उसे कहते हैं कि जो विवाह उपरांत जो नव दंपति होती हैं, इनका परिवार का आरंभ होता है। इस अवस्था में केवल 2 ही सदस्य होते हैं, जबकि उनके पास जो पर्याप्त तो साधन होते हैं, लेकिन जो उसकी मांग होती है, ठीक है, यानी कि जो विवाह उपरांत जो युवक युवती होती हैं, इनके पास जो साधन होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। साधन क्या होते हैं, जो साधन के द्वारा ही आपके जो लक्ष्य होते हैं, मूल होते हैं, स्तर होते हैं, गोल होते हैं, आपका निर्माण होता है। तो प्रारंभिक अवस्था में जो साधन होती है, उनकी जो मांग होती है बहुत कम होती है। क्यों कम होती
होती हैं, क्योंकि इसमें परिवार जो होती हैं बहुत कम होती हैं, क्योंकि परिवार में 2 ही सदस्य होने के कारण इस जो समस्या होती है, यानी कि जो समय होता है, समय में साधनों की बहुलता रहती है और इसमें जो आवश्यकताएँ होती हैं कम होती हैं। लेकिन यह अवस्था बहुत ही थोड़े समय के लिए होती है। जो बालक होगा बड़ा होता जाएगा, उसे वैसे-वैसे क्या होगा, जो साधन होगा आपका क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है? चाहे समय की बात हो, चाहे शक्ति की बात हो, चाहे एनर्जी की बात हो, चाहे मनी की बात हो, जितने प्रकार के भी साधन होते हैं, माँग बढ़ती चली जाएगी। लेकिन जितना ही परिवार छोटा रहेगा, यानी कि जितना ही एक बालक है ना, तो एक बालक में कम समय लगेगा, कम शक्ति खर्चा होगी, कम साधन इस्तेमाल होंगे, ठीक है? तो जो प्राथमिक अवस्था होती है, इसमें जो माँग होती है, बहुत ही कम होती है, ठीक है? तो एक प्रकार का क्या होता है, सामंजस्य काल होता है। सामंजस्य काल क्यों होता है? क्योंकि जो यह अवस्था होती है, प्राथमिक अवस्था होती है, नया क्या होता है, परिवार होता है, युवक और युवती एक दूसरे को सही से नहीं जानते हैं, तो समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए क्या होता है, आपस में सामंजस्य बैठाते हैं। एक तरीका के क्या होता है, ये अस्थापत काल होता है। अस्थापत काल क्यों होता है? क्योंकि एक नया परिवार बनता है ना, एक नया शुरुआत होता है, नया जीवन साथी मिलता है, तो एक तरीके का क्या होता है, स्थापना होती है, ठीक है? आप किसी के परिवार का हिस्सा होते हो, तो उनके दूसरे तरीक़ा से चलने की कोशिश करते हो, लेकिन आप एक खुद परिवार बनाते हो, तो अपने तरीके से बनाते हो, तो एक तरह का स्थापना करते हो, ठीक है? उसके अलावा यहाँ पे देखिए लिखा है दीर्घकालिक लक्ष्य होता है, उत्तरदायित्व का विभाजन बँट जाता है, यानी कि माता अलग सोचती हैं, पिता जो अलग सोचते हैं, यानी कि उनका उनका अलग भार हो जाता है। वो जब एक दूसरे, यानी कि माता-पिता अकेले रहते हैं ना कोई बालक होता है, ना कोई होता है, कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती है, तो इनका इनका अपना-अपना अलग बढ़ जाता है, ठीक है? उसके अलावा यहाँ पे देखिए लिखा है सामंजस्य काल। यहाँ से भी एग्ज़ाम में बहुत सारा पूछा गया है कि स्थापत्य काल किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक अवस्था को कहा जाता है। सामंजस्य काल किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक अवस्था को कहा जाता है। उसके अलावा कार्य की आदत किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है प्राथमिक अवस्था कहा जाता है। उत्तरदायित्व का विभाजन किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है प्राथमिक अवस्था को कहा जाता है, ठीक है? उसके अलावा कहा जाता है दीर्घकालिक लक्ष्य किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है प्राथमिक अवस्था को, ठीक है? तो आशा करते हैं आपको प्राथमिक अवस्था समझ में आ गया होगा। अब हम अगली बात करते हैं, दूसरी अवस्था की बात करते हैं। दूसरी अवस्था हमारा होता है विस्तृत अवस्था होता है। विस्तृत अवस्था क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो परिवार होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है? यानी कि परिवार के जो आकार होता है एक तरीके से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि इसमें देखो प्राथमिक अवस्था भी आपने देखा ना कि युवक युवती की शादी होने के बाद एक बच्चा होता है, उसके बाद में ये समय खत्म हो जाता है। तो जो ऐसा थोड़ी ना होता है किसी किसी के परिवार, यानी कोई माता पिता एक संतान नहीं बहुत सारे संतान उत्पत्ति कर लेते हैं, 2 हो जाता है, 3 होता है, 4 होता है, लेकिन जो 2-3 काउंटिंग होता है ना वो विस्तृत में आ जाता है, ठीक है? यानी कि पढ़ाई लिखाई शुरुआत हो जाती है, उसके बाद में शिक्षा दीक्षा हो जाता है, इसमें रहन सहन दूसरे तरीका से हो जाता है, इसमें बालक को पढ़ाया जाता है। पहले यहाँ पे हम पढ़ के आपको सुना देते हैं कि लिखा है, यह तब शुरू होती है जब पहला बच्चा पैदा होता है। यानी कि वही आपने पीछे देखा ना, जो हर बुक में अलग अलग तरीके से लिखा होता है। तो यहाँ पे लिखा है यह तब शुरू होती है जब पहला बच्चा पैदा होता है या कई अवस्थाओं से आगे बढ़ता है। अंत में यह तब समाप्त होती है जब बच्चा परिवार शुरू करने के लिए बाहर जाता है, यानी कि जब बच्चे की शादी हो गई है, वो अपना परिवार बना रहा, अपना खुद से आत्मनिर्भर हो गया है, तब वह परिवार दूसरा बन जाता है। वो परिवार माता पिता के काउंटिंग में नहीं होता है, वो अपना अलग परिवार बनाना शुरू कर देता है। बच्चों में परिवेश के कारण इस अवस्था में परिवार की संरचना और माता पिता की जीवन शैली में बदलाव आ जाएगा। मांग और संसाधन बदल जाते हैं, ठीक है? मांग और संसाधन क्यों बदल जाते हैं? क्योंकि बच्चा देखो बड़ा हो गया है ना, तो उसकी जो समय होती है, शक्ति होती है, एनर्जी होती है, जो भी रिसोर्स होते हैं ना, उनकी मांग बढ़ जाती हैं। क्यों बढ़ जाती हैं? क्योंकि बालक क्या हो गए हैं, बड़ा हो गया है। बच्चों का जो पालन पोषण होता है वो भी बदल जाएगा, यानी कि वो बच्चा क्या हो जाएगा, पढ़ने से पाठशाला जाने लगेगा, यानी कि जो बच्चा होगा उसका पालन पोषण, उसकी जो साधन होती है वो भी बढ़ जाएगी। साधनों की कमी ना होने से जो गृहिणी होती है बहुत ज़्यादा सोच विचार की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि बालक बड़े हो जाते हैं, ठीक है?
देखो अभी पीछे आपने देखा प्राथमिक अवस्था में जो साधन थे, साधन का कम इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन जो विस्तार की अवस्था होती है तो इसमें जो साधन होते हैं वो ज़्यादा लगते हैं, जो भी रिसोर्स होते हैं ज़्यादा लगते हैं, चाहे वो एनर्जी की हो, चाहे वो जो भी रिसोर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो पहले वाले में उसको ज़्यादा चिंता नहीं होती है, लेकिन जो विस्तार की अवस्था होती है, जब बच्चे को पालन-पोषण किया जाता है, उसको पाठशाला भेजा जाता है, जो भी रिसोर्स होते हैं उनका पालन-पोषण में, उसको पढ़ाई-लिखा में जो भी होती हैं बहुत ज़्यादा खर्चा होते हैं। बालक जैसे-जैसे बड़ा होता है उसकी जो शिक्षा-दीक्षा होती हैं, उसका जो रहन-सहन होता है, उसका जो अनुशासन होता है, उसका जो रीति-रिवाज होता है, ये सब में क्या होता है, जो समय होती है, जो शक्ति होती है, उनकी जो ज़्यादा खर्च होती है, ठीक है? यानी कि जो पैसे होती हैं, पैसे की जो माँग होती है, ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है? उसके बारे में जब बालक प्रथम प्राथमिक पाठशाला जाना शुरू कर देता है, उसके बाद उच्च शाला आ जाता है, माध्यमिक विद्यालय आ जाता है, यानी कि बच्चा पढ़ा हो जाता है, अपनी जो भी उसकी खर्चे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। उसके बाद में क्या आ जाता है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्या लिखा है, जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो माताओं का समय बहुत अधिक माँग होगा और जब बच्चे स्कूल और कॉलेज में जाना शुरू कर देंगे तो वित्तीय संसाधनों की माँग जो होती है अधिक हो जाती है। ठीक वही बात हमने बात किया कि जब बालक छोटे होते हैं तो जो एनर्जी लगती है, जो भी समय लगते हैं, यानी कि जो टाइम मैनेजमेंट होता है, मनी मैनेजमेंट होता है, उनकी जो मैनेजमेंट होती है बहुत ज़्यादा केयरिंग करनी पड़ती है, यानी कि देखभाल करनी पड़ती है। मनी मैनेजमेंट करना पड़ता है आपको कि कितना पैसा खर्चा करना चाहिए, कितना टाइम को खर्चा करना चाहिए कि जो भी टाइम बच्चे को देखभाल कर सके। उसके अलावा यहाँ लिखा हुआ परिवार के सदस्यों की बदलती आयु, परिवार के बढ़ते आकार के साथ साथ संसाधनों की जो मांग होती है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी कुल मिलाकर कहना चाहते हैं यहाँ पे विस्तृत अवस्था में कि विस्तृत अवस्था में ये अवस्था होती है कि जो रिसोर्स होते हैं बहुत, यानी कोई भी रिसोर्स हो गया, चाहे मैनेजमेंट, चाहे मनी की बात हो, चाहे टाइम की बात हो, चाहे उसके अलावा चाहे एनर्जी की बात हो, ठीक है, तो इनके सबकी मांग जो होती है बढ़ जाती है, चाहे जिस फील्ड में, चाहे पालन पोषण में हो, उसके अलावा चाहे रहन सहन की बात हो, उसके अलावा जो पाठशाला में हो, बच्चा प्राथमिक शाला में होता है, उच्च शाला में होता है, माध्यमिक होता है, यानी कि महाविद्यालय में जाता है, अपनी जो लाइब्रेरी उसकी जो मनोरंजन के भी पैसे लगते हैं, उसकी पुस्तकें यानी कि उसकी किताब के भी पैसे लगते हैं एक्स्ट्रा, उसके फीस के, उसके कपड़े के, उसके जो भी खर्चे होते हैं क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अगला हमारा यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है, देखो वही बात है जो हमने अभी पीछे आपको बताया कि जो विस्तृत अवस्था के कुछ मुद्दे यहाँ पे हैं। शिशु का आगमन हो जाएगा, उसके बाद शिशु के आगमन होने के बाद बालक का क्या हो जाएगा, पालन पोषण आपको करना पड़ेगा। बालक पालन पोषण करने के बाद आपको प्राथमिक शिक्षा पे उसको भेजना पड़ेगा, उसके बाद में वो माध्यमिक विद्यालय जाएगा, उसके बाद में उसका विश्वविद्यालय हो जाएगा। ठीक है, यह समय क्या होता है, ये लंबे समय तक चलता है। ठीक है, यानी कि जो समय होता है लंबे समय तक चलता है। प्रथम बच्चा घर से बाहर निकल जाने पर यह अवस्था क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो समय लगता है, श्रम लगता है, पैसा होता है, इसमें ज़्यादा खर्चा लगता है, इसमें जो व्यवसाय होता है इसमें समायोजन करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे आगे बात करते हैं। अगला हमारा है संकुचित अवस्था। संकुचित अवस्था किसे कहते हैं, तो संकुचित अवस्था कब शुरुआत होती है, तो जब विस्तृत अवस्था में जो बालक होता है वह आत्मनिर्भर हो जाता है, वो घर छोड़ देता है, तब यह जो अवस्था होती है विस्तृत वाली वो खत्म हो जाती है, तब शुरुआत होती है संकुचित अवस्था की। संकुचित अवस्था किसे कहते हैं, तो यहाँ पे पढ़ के आपको सुना देते हैं। प्रारंभिक अवस्था तब शुरू होती है जब बच्चा अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करता है और कार्य करना शुरू कर देता है। ठीक है, यानी कि प्रारंभिक अवस्था तब शुरू होती है जब बच्चा अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करता है और कार्य करना शुरू कर देता है। प्रारंभिक अवस्था तब तक चलती है जब अंतिम बच्चा जब प्रारंभिक अवस्था तब तक चलती है जबकि अंतिम बच्चा वित्तीय संतुष्टि प्राप्त नहीं कर लेता। माता पिता के लिए वित्तीय पुनरावृत्ति तब शुरू होती है जब बच्चे को शुद्ध रूप से आत्मनिर्भर होते हैं। सेवानिवृत्ति की अवस्था प्रारंभिक जीवन चक्र की अंतिम अवस्था होती है। यानी कि कुल मिलाकर यह अवस्था आपसे पूछा जाए संकुचित अवस्था कहते किसे हैं, तो संकुचित अवस्था वो अवस्था होती है कि इस अवस्था में जो व्यक्त होता है विशेष का जो विकास नहीं होता है, यानी विशेष का विकास नहीं होता। बालक बच्चों का जो व्यवसायिक समायोजन होता है, विवाह होता है, इसमें शामिल होते हैं। यह जो अवस्था होती है जब बच्चे शिक्षित हो जाते हैं, आर्थिक रूप से अपने आप से निर्भर हो जाते हैं, खुद से रोजी रोटी में लग जाते हैं, उनका विवाह हो जाता है, उनकी जो शिक्षा होती है वो शिक्षा दीक्षा उनका कंप्लीट हो जाता है और वो घर को त्याग कर देते हैं, तब यह अवस्था खत्म हो जाती है। ठीक है, यानी कि जब बालक अपने खुद से आत्मनिर्भर हो गए हैं और जो माता पिता होते हैं वो सेवानिवृत्ति में लग जाते हैं, तो यह अवस्था जब तक चलती है जब परिवार का जो अंतिम बच्चा होता है, ठीक है, तो अंतिम बच्चा जब तक स्वतंत्र रूप से अपना अलग कार्य करना नहीं शुरू कर दिया है तब तक यह चलता है समय। ठीक है, यानी कि हम कहना क्या चाहते हैं आपसे कि जो यह अवस्था होती है
संकुचित वाली, इसमें जो लास्ट वाला बच्चा होता है वह अपना कार्य जब तक नहीं कर लेता है, अपना घर नहीं छोड़ देता है, तब तक यह अवस्था चलती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है बच्चों का आर्थिक रूप से निर्भर होना, आर्थिक संपूर्ति के समय, अवकाश ग्रहण काल। ठीक है, हम पहले आपको बता देते हैं प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक अवस्था किसे कहते हैं। तो प्राथमिक अवस्था उसे कहते हैं जब कोई युवक है, कोई युवती है, उसकी शादी हो गई है, पहला बच्चा उत्पन्न हो गया है, तब वह अवस्था चलती है। उसके बाद में विस्तृत अवस्था किसे कहते हैं। तो विस्तृत अवस्था वो अवस्था होती है जो बालक होता है, यानी कि पहला बालक तो जन्म हो गया है, उसके बाद में जब तक बच्चे के यानी कि जो पहला बच्चा होता है वो रोजी रोटी करने के लिए बाहर ना निकल गया हो, ठीक है, अपना खुद से आत्मनिर्भर ना हो गया हो, तब तक यह अवस्था चलती है। उसके बाद संकुचित अवस्था की बात किया जाए तो संकुचित अवस्था वो अवस्था होता है कि जो लास्ट वाला बालक होता है, बालक तो बहुत होते हैं ना, किसी के 2 बालक होते हैं, किसी के 3, किसी के 4, किसी के 5, ठीक है। तो जो लास्ट वाला बालक होता है वो खुद से आत्मनिर्भर नहीं हो जाता है, खुद से स्वतंत्र नहीं हो जाता, उसकी शिक्षा दीक्षा जब तक नहीं पूरी हो जाती है तब तक यह अवस्था चलती है। उसके बाद में क्या हो जाता है, जो माता पिता होते हैं अपना जो सेवा निर्मित होती है यानी कि पूजा पाठ में लग जाते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा लिखा है इरन ओपेनहेम के द्वारा, यानी कि हमने आपको क्या बताया था, पहले हमने राउंट्री के बारे में बताया था कि राउंट्री ने भी क्या किया था, परिवार जीवन चक्र को अपने तरीके से बांटा था। वहीं पे उसके बाद में बिगलो की बात की तो बिगलो ने क्या किया था, बिगलो ने भी अपने तरीके से यानी कि 3 प्रकार की बात की थी, प्राथमिक और विस्तृत और संकुचित। लेकिन इरन ओपेनहेम ने इन्होंने पारिवारिक जीवन चक्र को 4 अवस्थाओं में बांटा है। तो 4 अवस्था कौन कौन सी होती है। एक अकेला व्यक्ति, यानी कि कोई एक अकेला व्यक्ति है वो भी परिवार है, ठीक है। उसके बाद में नव दंपति उसे कहते हैं कि नया नया उनका परिवार शुरुआत हुआ है, यानी कि कोई युवक है, कोई युवती है, नया नया अपना परिवार का शुरुआत किया है, तो उसे कहा जाता है नव दंपति। उसके बाद में विस्तृत परिवार वो होता है कि जिसे लंबे समय तक चलता रहे, जिसमें पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा पालन पोषण जो भी होती है बालक का उसमें हो। उसके बाद में जो बड़ा बालक होता है अपना खुद से स्वतंत्र ना हो जाए, अपना रोजी रोटी खुद से न करने लगे, तब तक वह विस्तृत अवस्था चलती है। चौथी अवस्था होती है संकुचित अवस्था। संकुचित अवस्था वो अवस्था होती है जिसमें जो छोटा बालक होता है वो घर को त्याग ना कर दे, यानी कि जब घर को त्याग कर दिया है तब तक यह अवस्था चलती है। तो इरन ओपेनहेम ने कितने प्रकार के बांटा है, तो उन्होंने 4, एक अकेला व्यक्ति, 9 दंपति, विस्तृत परिवार और संकुचित परिवार। आशा करते हैं आपको हमारा यह क्लास समझ में आया होगा कि इरिन ओपेनहेम ने कितनी प्रकार की बात की है, बिगलो ने कब बात की है, बिगलो ने कौन से सन में अपनी जो अवस्थाएं होती हैं उन्होंने बांटा है, उसके अलावा कितनी उप अवस्थाओं की बात की है, उसके अलावा पारिवारिक जीवन चक्र कहते किसे, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो आप क्लास को अच्छे से देखिएगा, अगर आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो क्लास को दोबारा देखिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अपनी क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आप मेरे चैनल को आप मेरा क्लास यहाँ पे देख चुके हो और आप यहाँ तक पहुँच गए हो, अभी तक आपने मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कल मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।